नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कश्मीर में एक तरफ वो नौजवान हैं कि फौज में भर्ती होने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, दूसरी तरफ सब्जार जैसे आतंकी हैं जिनके जनाजे में शामिल होने के लिए मूसा जैसे आतंकी आते हैं और शामिल होते हैं और लोग उनको कंधे पर बैठाते हैं। एक तरफ अलगाववादी हैं जो अमन चैन की जगह पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं और अब सवाल यह है कि फौज क्या करे। एक तरफ आतंकी गोली बरसाते हैं तो दूसरी तरफ पत्थरबाज फौज के काम में बाधा डालते हैं। लेकिन शायद पहली बार किसी सेनाध्यक्ष ने कहा कि मैं अपने लड़के या जवानों को सिर्फ गोली खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। सेना ने कहा कि वो शांति का समर्थन करती है लेकिन अपने जवानों की हिफाजत और आत्मसम्मान उसके लिए सर्वोपरि है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जनरल की इस चेतावनी का आखिर मतलब क्या है, और जब एक सेना अध्यक्ष डर्टी वॉर में, कोट अनकोट डर्टी वॉर में अपने सैनिकों के साथ खड़ा है तो उसमें गलत क्या है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आखिर शांति कैसे आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने दो टूक पत्थरबाजों को चेतावनी देकर कहा है कि सेना अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जनरल रावत ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं चीफ के तौर पर अपने लड़कों से क्या कहूं? क्या मैं उनसे ये कहूं कि मैं उनके शव को अच्छे ताबूत और तिरंगे में लपेटकर पूरे सम्मान के साथ घर पहुंचा दूंगा? मेरा काम ये नहीं बल्कि वहां लड़ रहे सैनिकों का मनोबल ऊंचा बनाए रखना मेरा फर्ज है। आर्मी चीफ के इस बयान का असर भी दिख रहा है। सेना ने फैसला कर लिया है कि आतंकियों को खत्म करने का एक ही तरीका है, जितने मिले उनको मारते जाओ। 20 मई से अब तक देश के जवानों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ, उरी और त्राल में आतंकी एनकाउंटर में 14 आतंकियों का एनकाउंटर किया है। शुक्रवार से शनिवार तक कुल 24 घंटे के भीतर 10 आतंकी मारे जा चुके थे। We are giving them an opportunity, but should they want to continue, then we will continue with relentless operations, maybe with harsher measures, and that is the way it will continue. And anybody who might be surviving today will get into the fold tomorrow. Our idea is not to kill these young boys. Our idea is to bring them into the mainstream. But if they wish to remain in this manner, we will target them with harsher measures. सब्जार अहमद की मौत के बाद अब हिजबुल मुजाहिदीन अपना नया कमांडर रियाज अहमद नाइकू को बना सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी है, जिस पर 12 लाख रुपए का इनाम है। साउथ कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुरा का रहने वाला नाइकू सिर्फ 29 साल का है, लेकिन कश्मीर में सक्रिय आतंकियों में सबसे पुराना और पढ़ा लिखा टेररिस्ट है। We have to conduct operations because these are the same people who will then create trouble for the local population, create violence, and our aim is to bring peace and tranquility into the Kashmir Valley. दक्षिण कश्मीर में बनाए गए इस वीडियो में एक साथ सबसे ज्यादा 29 आतंकवादी नजर आए। करीब 30 दिन पहले रिलीज हुए इस वीडियो में दिख रहे आतंकियों के हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने का दावा किया गया। सेना जल्द उन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है, सेना को मिल रहे देश भर से समर्थन के बाद अब सवाल उठता है कि फौज आतंकियों को ऑल आउट कब करेगी। बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या कश्मीर में आतंक के अंत की शुरुआत हो गई है? दूसरा सवाल, क्या पत्थरबाजों को मिलेगा करारा सबक? तीसरा सवाल, अलगाववादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट कब? और चौथा सवाल, कश्मीर में आतंकियों की मौत पर मातम क्यों? तो ये वो कुछ सवाल हैं जो अपनी इस डिबेट के दौरान हम उठाएंगे। मेरे साथ कौन है इस पैनल में, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। मेरे साथ MS बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। सुधांशु मित्तल, लीडर बीजेपी, आलोक शर्मा, लीडर कांग्रेस, इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे। रघु मेनन है, मैनेजर एमनेस्टी इंटरनेशनल। राकेश सिन्हा है, RSS आइडियोलॉग, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल हैं, चेयरमैन NCDA और डिफेंस एक्सपर्ट है। इन सबसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले MS बिट्टा आपके पास आऊंगा। MS बिट्टा, जब जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं कि एक डर्टी वॉर है और इस डर्टी वॉर में अगर सामने से कोई गोली मारे
तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा उसका जवाब देने में, बजाय मेरे सैनिकों के ऊपर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला करने के। तो इस चेतावनी का क्या मतलब निकालते हैं एमएस बिट्टा आप? और जो लोग कह रहे हैं कि कैसे मेजर गोगोई को जनरल बिपिन रावत बैक कर सकते हैं, उनके लिए आपके पास क्या जवाब है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो जनरल साहब ने, सलूट करता हूं जनरल साहब को, सिर झुकाता हूं कि उस फौज के एक बहादुर ऑफिसर गोगोई को, जिसने कई लोगों की जिंदगियों को बचा दिया, मौत का कफन बांधा, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जिंदा वापस आया, कईयों की जिंदगियों को बचा दिया। हमें उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके से शोर मच रहा था कश्मीर सरकार की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से शोर मच रहा था। क्या शोर मच रहा था कि ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। उमर अब्दुल्ला कहता ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। क्या जब हमारे जवानों पे पत्थर फेंकते हैं, हमारे जवानों को गोलियां चलाई जाती हैं, क्या वो ह्यूमन राइट में नहीं आते? जो भारत माता की सीमाओं की, भारत माता की आजादी की, पब्लिक की रक्षा करते हैं, उनको सम्मान दिया हिंदुस्तान के उस फौज के जर्नैल ने, और बता दिया आईएसआई को, बता दिया पाकिस्तान की फौज को, बता दिया पत्थरबाजों को, गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर हमारे जवान लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, और राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं, बहनों के सुहागों को बचाने की बात करते हैं, उनको हम मान सम्मान देंगे। पत्थरबाज हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंके, वो ह्यूमन राइट की उल्लंघना है। हमारे जवान अगर करें तो ह्यूमन राइट की उल्लंघना है, उनके लिए ह्यूमन राइट नहीं है। ये जो जवाब दिया है फौज के जर्नैल ने, ठीक है, मैं समझूंगा एक ऐसा बहादुरी का, ऐसा दलेरी का कदम है। ये राजनीतिक, हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग समझ लें कि फौज के नाम के ऊपर राजनीति नहीं होगी, जवानों के नाम के ऊपर राजनीति नहीं होगी। हमारी अगर आपस में बहस है किसी मुद्दे पे, किसी बड़े हॉल में कर सकते हैं, ठीक है सर, ओके। और बड़े बड़े चैनलों के अंदर जिसको पाकिस्तान, जिसको हमारा दुश्मन, जिसको पत्थरबाज देख रहे हैं, ऐसी बयानबाजी ना हो। ओके ओके बिट्टा साहब, आता हूं आपके पास। मेरे साथ रघु मेनन है, मैनेजर है एमनेस्टी इंटरनेशनल के, उन्हीं से एक रिस्पॉन्ड लेता हूं मैं आपकी बात पर। रघु, आप कैसे देखते हैं जनरल बिपिन रावत की चेतावनी को, और क्या इसमें आपको कुछ गलत दिखाई देता है अगर एक सेना अध्यक्ष अपने मेजर के साथ, अपने सैनिक के साथ खड़ा है उस जगह पर जहां वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ है, जहां पर वो कोशिश करता है बजाय उनकी जान जाने के एक ऐसा इनोवेटिव तरीका निकाला जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? देखिए, एक जनरल रावत के स्टेटमेंट के बारे में तो हम आज क्या बोल सकते हैं। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो अपने फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली मुद्दा जो है जिससे यहाँ शुरुआत हुई थी, वो मेजर गोगोई और फारूक दार के बीच शुरू हुई थी, जो फारूक दार का टॉर्चर हुआ था। इसका जो वो घटना हुई थी 9 अप्रैल को, उसका एक ही शब्द से आप उसको बयान कर सकते हैं, वो है यातना। उन्हें टॉर्चर किया गया था। इंडिया एक इंटरनेशनल कन्वेंशन का पार्ट है जो टॉर्चर को इलीगल करता है, और हमारे यहाँ भी कानून है। तो हमारा ये मानना है कि जब एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई थी, और पुलिस का ये फर्ज है कि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि यही एक न्याय प्रणाली का एक नियम होता है कि इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रोसिक्यूशन होता है, और उसके बाद सबको मौका मिलता है। तो वो खत्म होने से पहले जब एक सस्पेक्टेड ऑफिसर को आपने अवार्ड दिया, वो एक बहुत ही बैड सिग्नल भेजता है कि दो चीजें थी। आप ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे। दो चीजें थी, एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही थी, एक इन्वेस्टिगेशन सेना की चल रही थी। सेना की इन्वेस्टिगेशन में उनको क्लियरेंस मिली, उसके बाद उनको अवार्ड मिला। एक्चुअली और मैं आपसे जो मिलिट्री, मैं मेजर गोगोई से आगे की बात करना चाहता हूं। जनरल बिपिन रावत, मैं आ रहा हूं सुधांशु जी, जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा, मैं चीफ के, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की बहुत ज्यादा आलोचना हुई जब उन्होंने उनको अवार्ड किया, और वो सेना में लीस्ट सम्मान है जो उन्होंने मेजर गोगोई को दिया है। लेकिन आजकल कई लोग ये कह रहे हैं कि सैनिकों के लिए उससे बड़ा सम्मान कोई है नहीं, क्योंकि जनरल रावत ये कह रहे हैं कि मैं चीफ के तौर पर अपने लड़कों से क्या कहूं, क्या मैं उनसे ये कहूं कि मैं उनके शव को अच्छे ताबूत और तिरंगे में लपेट कर पूरे सम्मान के साथ घर पहुंचा दूंगा? मेरा काम ये नहीं, बल्कि वहां लड़ रहे सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखना मेरा फर्ज है। और उस कंडीशन में जब मेजर गोगोई के इस कंडक्ट से ना तो दार साहब की जान गई और ना वहां मौजूद 1000-1200 लोगों की जान गई, तो इसमें गलत क्या दिखता है सर आपको? अगर
आई एम क्वाइट सरप्राइज कि आपके चैनल ने फारूक दार का स्टेटमेंट नहीं दिखाया, क्योंकि उनके बयान के हिसाब से उन्हें 5 घंटे जीप से बांधा गया। और अगर आप वो वीडियो देखते हैं, उसमें एक आवाज आती है पीछे से जो चेतावनी दी जाती है कि पत्थरबाजों या जो पत्थर फेंकेगा उनका यही हश्र होगा। अगर ये थ्योरी बढ़ाई जा रही है कि ये ह्यूमन शील्ड के नाते उन्हें उस सिचुएशन से निकालने के लिए बांधा गया था, तो मेरे ख्याल से अगर 5 घंटे की जरूरत क्यों थी, उनको 27 किलोमीटर क्यों घुमाया गया? तो मेरा यह मानना है कि, और जो आपने मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन की बात की, जैसे हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, आपने एक बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत सरकार ने भी ये कहा था कि कुलभूषण जाधव के केस में मिलिट्री इन्वेस्टिगेशंस अलाउड नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। यानी कि मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन किसी भी नहीं, मैं वो केस के बारे में नहीं कह रहा, मैं वो केस नहीं, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन और मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन। मिस्टर दार इज इन एन इंडियन और वो इंडिया में रह रहे हैं, आप कैसे दोनों चीजों को मिला रहे? ऐसे हवाई के लिए बना रहे हो बकवास। मैं मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहा हूं, जो किसी भी न्याय प्रणाली में एक्चुअली अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। भी जुड़ चुके हैं मिलिट्री कोर्ट से बेटर कहीं जजमेंट नहीं है। सबसे फास्ट जस्टिस है, सबसे ट्रांसपेरेंट जस्टिस है। आप कितनी गलत बात कर रहे हैं मेरे दाहिने हाथ के पास। एक मिनट मैं रघु से ही पूछ लेता हूं। कितने बेशरम लोग हो आप लोग, हमारे पास आके बैठ जाते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट रघु वे आउट किया था। एक मिनट सर, इस डिबेट को मैं ओपन करने वाला हूं तुरंत, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। रघु आप बताइए, उस वक्त मेजर गोगोई की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आप वहां फायर कर देते? देखिए, ये कोई नहीं कहता कि लॉ एनफोर्समेंट हो, चाहे वो फौज में जो काम करते हैं उनका काम आसान है, लेकिन जो फौज और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में ये डिफरेंस है कि फौज ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात की है, और जो फौज के लीडर्स भी यही कहते हैं कि जो काम हो वो कानून के 1200 लोगों की जान बचाई गई, ये आपको सही नहीं दिखता? टॉर्चर हुआ तो उसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पुलिस कर रही है। अगर विशंबर दयाल, देखिए, ये हवाई के लिए बना रहे, एक छोटी सी बात समझनी चाहिए। इनको एक आदमी को जिसको थोड़ी देर के लिए जीप पे बिठा दिया, बांध दिया, ये कह रहे हैं टॉर्चर हुआ। ऐसा उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, ऐसा उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया किसी ने। सिर्फ उस सिचुएशन को डील करने के लिए एक यंग ऑफिसर ने एक अपनी सूझबूझ से उसको जीप पर बांध दिया। बिल्कुल सबने देखा, बांधा साहब। और अगर आप इनसे मैं पूछूं, अगर वहां पे जो इलेक्शन बूथ पे जो सिविलियंस थे, जो ऑफिशियल ड्यूटी पे थे, अगर ये मॉब उनको जला देता तो उनके ह्यूमन राइट्स, उनके परिवारों का क्या हाल, उनके पीछे क्या होता, ये कभी नहीं सोचते। इनको एक मुद्दा सा मिल रखा है साहब, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो फौज ने, और जहां तक उसके बाद है, मैं समझता हूं अगर मेजर गोगोई ने ये उसके बाद किसी ने बोला भी है तो कोई गलत नहीं किया। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं, जो इस किस्म की कार्रवाई करेगा, जो हमारे वहां पे लीगल प्रोसेस से जो हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन के लोग हों, चाहे वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी पुलिस हो, अगर उसके रास्ते में कोई बाधा डालेगा, और अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, सीआरपीएफ को या आर्मी को वहां पे उस टाइम पे बुलाया जाएगा, तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करेगी, और जो उनको बढ़ावा देते हैं उनके साथ सख्ती से पर। ओके सुधांशु जी मैं आता हूं एक मिनट में। मेरे साथ आलोक शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज से हैं। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फ्लोर ओपन करूं, मैं एक न्यूट्रल व्यू और एक व्यू लेना चाहता हूं राकेश सिन्हा का। राकेश सिन्हा, जनरल बिपिन रावत एक लीडर हैं, और लीडर का क्या धर्म होता है कि वो अपनी टीम के साथ खड़ा हो, गलत और सही कुछ भी हो। लेकिन यहां पर तो मेजर गोगोई ने वो काम किया है जहां पर उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई है। रघु मेमन और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं कि यहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, और बजाय मिस्टर रावत के उनको बैक करने के वहां पर एक इंक्वायरी चल रही है, उसका वेट करना चाहिए, और सेना को उनको अवॉर्ड नहीं करना चाहिए। क्या आप मानते हैं इसको सही? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो अपनी स्थापना काल में था वो आज नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं होती हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 23% से घटकर 6% हो गए, जो मास जिनोसाइड हुआ है। पाकिस्तान में जो हिंदू और ईसाइयों को 1% से नीचे ले आया गया है, वह एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक प्रेस रिलीज का हिस्सा बनता है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन कश्मीर इनके लिए एक प्रयोगशाला है।
अब मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल में बहुत वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ। एक मैं महत्वपूर्ण बात का गौरव जी बताना चाहता हूँ कि 80 के दशक से लगातार भारत की आर्मी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल तथाकथित मानवाधिकार संगठन का हमला हो रहा है। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि पीयूसीएल ने 80 के दशक में बारामूला में एक वृद्ध महिला के साथ रेप की घटना का एक गलत रिपोर्ट जारी किया। पहली बार भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में एक आर्मी को सिविलियन की कमेटी बनाकर जांच करानी पड़ी। वीजी वर्गीस जो मानवाधिकार के सबसे जाने माने प्रमाणिक व्यक्ति थे, जिनके धर्म आस्था सबको देख ले तो जो आज का डिस्कोर्स है उससे अलग बैठते हैं, उन्होंने आर्मी को क्लीन चिट दिया। लेकिन उस रिपोर्ट को पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दुरुपयोग किया भारत की सेना के खिलाफ, भारत के खिलाफ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बिपिन रावत ने वह ऐतिहासिक काम किया जिसने सेना के टूटते हुए मनोबल को जोड़ा। मैं रघु जी से पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को, अपने आप को, अपने पिता को उस भारत की सेना में भर्ती करा के कश्मीर की घाटी में पोस्टिंग करा लीजिए। मेडिकल रिपोर्ट आया है, उस व्यक्ति के साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ है। आप मेडिकल रिपोर्ट को नहीं झुठला सकते हैं। क्या टॉर्चर हुआ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या मेडिकल रिपोर्ट की जांच की है? एक मिनट में आ रहा हूं। कोई जब उस व्यक्ति के साथ टॉर्चर नहीं हो, उस व्यक्ति को यूज किया गया है पत्थर फेंकने वालों को रोकने के लिए। मैं कहता हूं कश्मीर की घाटी में जो लोग पत्थर फेंकते हैं वह आतंकवादी हैं और उन पत्थर फेंकने वालों का जवाब सीधे बुलेट है। ठीक है, मैं आता हूं आलोक शर्मा और सुधांशु मित्तल, आप दोनों के पास आ रहा हूं। आलोक शर्मा पहले आपसे, सुधांशु मित्तल मैं चाहता हूं बाद में आप सरकार का पक्ष लूं, क्योंकि विपक्षी पार्टी का क्या रुख है यह भी जानना जरूरी है। आलोक शर्मा, जनरल बिपिन रावत के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है? क्या जनरल बिपिन रावत के इस स्टेटमेंट का कांग्रेस समर्थन करती है, और क्या जो सवाल उठा रहे हैं लोग उनसे कांग्रेस अपने आप को अलग खड़ा करती है, या कांग्रेस भी उसी जमात में शामिल करती है अपने आप को? देखिए, मैं समझता हूं सेना का मनोबल बना रहे। सेना जो भी जिस तरह से जांबाजी के साथ काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। विपिन रावत जी का जो भी स्टेटमेंट आया है, जिस भी रूप में लोग ले रहे हों, कांग्रेस पार्टी विपिन रावत जी के साथ खड़ी हुई है। हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो यहाँ स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब ह्यूमन राइट्स और तमाम तरह की बातें। एक बार अगर वो जाएं और अगर 10 साल पहले पंजाबी बाग में जो कश्मीरी पंडितों का कैंप था उसको अगर एक बार देख के आते तो शायद हमारे जो ये यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। लेकिन फिर भी आज मूल सवाल ये है कि क्या एक पत्थरबाज को जीप के बांध के हमने क्या उस मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया? क्या विपिन रावत जी ने जो स्टेटमेंट दी उससे हमारे जवानों की शहादत रुक गई? क्या हम एक अलीब तरह के राष्ट्रवाद को तो जन्म नहीं दे रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे पे तुम बात भी नहीं कर रहे कि पत्थरबाजों की समस्या निपट गई कि नहीं निपट गई। हम बात कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत और मेजर गोगोई जो कर रहे हैं उस पे आपका समर्थन है कि नहीं? लेकिन केंद्र सरकार का जो दोहरा रवैया है गौरव जी, इसमें वो दोहरा रवैया ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जो भी इस तरह की घटनाएं होंगी उसमें सेना के जवानों के ऊपर केस चलेगा, और बीजेपी की सरकार जो है उसने होठ सील रखे हैं, पट्टी बांध रखी है। चलिए ठीक है, मैं अब इसी सवाल को लेकर जाता हूं। सुधांशु मित्तल, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपने सवाल पूछा, हमारे साथी बैठे हैं वो उत्तर देंगे कि आप हमें केवल ये बता दीजिए कि क्या कोई जवान अब गोली मारने से पहले 4 बार सोचेगा नहीं कि साहब मेरे खिलाफ तो 302 की एफआईआर हो जाएगी? और ये जो राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है ये चुपचाप बैठी है, ये उत्तर क्यों नहीं दे रही? चलिए उत्तर दीजिए सुधांशु मित्तल। तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी जो है आपकी, वो जो सरकार चला रही है, वो इसके बारे में जवाब दे कि जो सैनिक है उनके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा? गौरव जी, बड़ा दुख होता है कि नेशनल चैनल पे आके कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाए और झूठ बोले। आलोक जी को नहीं पता तो मैं बतला देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि हर मौत के बाद एफआईआर रजिस्टर होगी और उसकी जांच होगी लोकल पुलिस द्वारा, उसको भाजपा की सरकार ने चैलेंज करा, दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल करी और रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करी है। तो ये कहना कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, मुझे लगता है कम से कम तथ्यों के अज्ञान से आप इस तरह की भाषा बोल के जो सेना का ये मनोबल है उसको ना गिराएं। मैं उत्तर दूं? आपकी दोहरी बातचीत हर एक कोई जानता है। अच्छा, उत्तर बाद में दीजिएगा, मैं अपना बात खत्म कर लूं। मैं अपनी बात खत्म। गौरव जी, मुख्य मूल प्रश्न दूसरा है। अभी मैं मेनन साहब को, रघु मेनन साहब को सुन रहा था, मुझे उल्टी आती है इन जैसे लोगों की बात सुन के। शायद कानून का भी इनको अंदाजा नहीं। ये कानून की दुहाई देने वाले कानून के बारे में इतने अनभिज्ञ हो जाएंगे, मैं तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। मैं इनको 96 और 97 जो अनुच्छेद है इंडियन पीनल कोड का, वो जरा पढ़ के सुना देता हूं।
और फिर रघु बतलाएं कि क्या ये बोल रहे हैं और क्या इनको शर्म नहीं आती, ये क्या बोलते हैं। अब सुनिए क्या कहता है। 96 कहता है थ्री थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दूसरा 97 क्या कहता है, कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। Every person has a right subjected to the restrictions contained in section 99 to defend first his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. आगे क्या कहता है, the property whether movable or immovable of himself or of any other person। देखिए ये 96, 97 और 100 तो यहां तक राइट देता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर आप मार भी देंगे तो यू आर वेल विद इन योर राइट्स। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा को और एक्सपैंड कर दिया अपने जजमेंट में। जहां हिंदुस्तान का ये कानून है वहां ये छदम ढोंगी। नहीं, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जनरल बिपिन रावत की बात पे तो वो टाल गया, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मेजर गोगोई ने जो किया वो फारूक अहमद डार जिस शख्स को जीप से बांधा उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन था। यातना कहा उन्होंने कहा 6 घंटे क्यों रखा आपने, थोड़ी देर जीप पे बांधा उसके बाद घर भेज देते, घर जीप उसको बैठा के क्यों रखा थाने में आपने उसको। मैंने गौरव जी मैंने यही बताया कि 96 और 97 और 100 पढ़ने के बाद भी अनपढ़ों की तरह कोई बात कर ले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो बताया कि किस कानून के तहत में उसने अपने हक का इस्तेमाल करा, ये मुझे बता दे किस कानून के तहत में उल्लंघन हुआ था। ह्यूमन राइट्स। ये तो भाई ये एमनेस्टी इंटरनेशनल चला रहे हैं, ये तो कौन सा ह्यूमन राइट, कौन से तहत, कौन से अनुच्छेद में है। मुझे इनसे जवाब लेते हैं, रघु मेहनत से ही जवाब लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद में डिफेंस में जब एक आदमी ये काम करता है, कानून के तहत वो ये बात कर रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। रघु बताइए। मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। एक ये कि अगर ये सज्जन जाने माने जनरल्स की बात सुने, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा हो चाहे लेफ्टिनेंट जनरल पनाग हो, उन्होंने कहा है ये काफी गलत मैसेज किया गया है। सेकेंडली, अगर ये ह्यूमन शील्ड की बात करते हैं, ये जिनीवा कन्वेंशन पढ़ सकते हैं, चौथा कन्वेंशन है जिसके हम भी सिग्नेटरीज हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे, जो हर फोर्सेस पे लागू होता है। सिन्हा जी ने एक बात कही जो काफी मिसलीडिंग थी, क्योंकि सिन्हा जी ने कुनन पोशपुरा की बात की जिसमें बीजी वर्गीस जी ने एक कमीशन हेड किया था। अगर ये कोई कानूनी कमीशन नहीं था, ये प्रेस क्लब या प्रेस कमीशन का ग्रुप था। अगर प्रेस कमीशंस यहां जाके इन्वेस्टिगेट करने लगेंगे फिर तो हमें न्याय प्रणाली की जरूरत ही नहीं है, कोर्ट्स बंद कर देते हैं, फिर हम तो सिर्फ जर्नलिस्ट को भेजेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हम क्या बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो एक सिविलियन कोर्ट में होता है। सिविलियन कोर्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी डेमोक्रेसी। अगर हम ये भी नहीं मान सकते हैं तो, और अगर आप आईजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के आईजीपी का बयान देखें, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम कैसे बैठ गए यहाँ बताने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और यही एक न्याय प्रणाली की बात कर रहे हैं मिस्टर मेनन, जिन्होंने गौरव जी मुझे इस बात का दुख हुआ कि वीजी वर्गीज को इस तरह वीजी वर्गीज अब नहीं रहे, वीजी वर्गीज नहीं रहे। देश के किसी व्यक्ति ने आज तक उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़ा किया, वो किस बिहाफ से थे यह महत्वपूर्ण नहीं है। वीजी वर्गीज एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आप रघु जी बता दीजिए कि कश्मीर पर जो ट्रुथ करके आपने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया उसमें कौन से चार्जेस थे, 4 नाम बता दीजिए। और एक मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रतिनिधि सवाल करना चाहता हूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल में किसका पैसा लगा है? आप जवाब दीजिए। ईरानी खान जो बांग्लादेश से थी, सेक्रेटरी जनरल थी, उनको क्यों हटाया गया? मुंह बंद रखने के लिए 80 लाख डॉलर या 8 लाख डॉलर मेरे पास है, डॉक्यूमेंट है, उनको क्या पे ऑफ दिया गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल में किसका पैसा लगा है? ये उसके प्रतिनिधि बन के बैठे हुए ना। एमनेस्टी एक मिनट, इनकी लोकस स्टैंडर्ड यहाँ पर यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रतिनिधि बन के आए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, कश्मीर पर जो रिपोर्ट आई है, ट्रुथ जो आई है, उस पर 4 लोगों का नाम बताइए जो थे। आपने वीजी वर्गीज को गलत कहा, आपकी रिपोर्ट का क्या आधार है? ये तो फिर गौरव, ये फिर मुद्दे से भटकाएंगे। देखो
ये तो यहाँ बैठे इसलिए हैं। नहीं, उन्होंने एक सवाल उठाया है, मैं चाहूंगा उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो एक जेनेवा कन्वेंशन को यहाँ कोट कर रहे हैं। वो जेनेवा कन्वेंशन जो कहीं ना कहीं बहुत सुपीरियरिटी के समझा जाता है, कहा जाता है इससे कोई भी देश अलग नहीं हो सकता। मैं सुधांशु मित्तल टाइम दे रहा हूं आपको, मैं आपको सुधांशु मित्तल टाइम दे रहा हूं 1 मिनट, लेकिन उससे पहले बिट्टा साहब कुछ बोल रहे हैं, फिर यहां पर विशंबर दयाल साहब, फिर आता हूं पास। पहले बिट्टा साहब, मैं आ रहा हूं आलोक शर्मा आपके पास भी। साहब, हमने पंजाब के अंदर आतंकवाद को बहुत अच्छी तरह झेला है। 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 बेगुनाह लोग मारे जाने, हमने और घटनाएं देखी हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, रघु जी क्या या इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या, जो शहीद हो गए, जो बेगुनाह लोग मारे गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए, क्या ह्यूमन राइट वाले उनके घर में गए हैं क्या? उनको पूछा है क्या आपके साथ ज्यादती हुई है? ये बात करते हैं गोगोई की, बात करते हैं पत्थरबाजों की, जिनको ISI फंडिंग देती है। अभी निचोड़ सामने आ जाएगा। सरकार का स्टैंड देखिए, ये जबरदस्त स्टैंड है। इनको लाए यहाँ पे, इनकी NIA में पेशी होगी, ये बताएंगे इनके पीछे कौन था, कहां से हवाला का पैसा आता था। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा, प्लीज कांग्रेस और बीजेपी में आज लड़ाई मत कराइए। आलोक शर्मा जी अच्छा बोले हैं, रावत जी के लिए तो बोले हैं, सुधाचू जी अच्छा बोले हैं तो बोले हैं। प्लीज इस लड़ाई को कांग्रेस और बीजेपी के लड़ाई ना कराइए। अब लड़ाई जो है सर, लड़ाई तो कश्मीर में हो रही है। लड़ाई तो कश्मीर में हो रही है आतंकवाद के खिलाफ। लड़ाई तो पत्थरबाजों के खिलाफ हो रही है, और हम चाहते हैं हम सब मिलकर उस लड़ाई को लड़े। लेकिन बजाय इसके लड़ाई में शामिल होने के जब लोग राजनीति करें तो क्या करेंगे? ये कह दिया, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। अगर आलोक जी ने कह दिया रावत जी का स्टैंड ठीक है, पत्थरबाजों के खिलाफ है, रघु जी के खिलाफ बोल दिया कि ये गलत है, तो हमको इकट्ठे होने दीजिए ना। बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए सर, लेकिन फिर वो जवाब चाहते हैं केंद्र सरकार से, फिर वो जवाब चाहते हैं बीजेपी से, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। लेकिन मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, और मैं इस बात को बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं आज कि नहीं, राजनीति मत करिए इस पे, बीजेपी कांग्रेस लड़ाई मत करिए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, और लड़ाई नहीं होगी इस पंद्रह में आप बोलता हूं। नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं सुन रहा हूं, आपको एक लफ्ज सुनना पड़ेगा। पंजाब के अंदर लड़ाई लड़ी, कांग्रेस, बीजेपी, CPM, CPI, RSS, अकाली दल को रिश्ता लड़ाई लड़ी, आतंकवाद समाप्त हुआ। सारी पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल, और इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ आना चाहिए। विशंबर दयाल कुछ कहना चाह रहे हैं, विशंबर दयाल की बात सुन लेते हैं बेटा साहब, विशंबर दयाल साहब की बात सुन लेते हैं। दयाल साहब, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास आलोक शर्मा। देखिए गौरव, मैं 3-4 मुद्दे की बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये, इन्होंने जिनेवा कन्वेंशन की बात की है। जिनेवा कन्वेंशन एक कन्वेंशनल वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ वॉर थे, उसके ऊपर जिनेवा कन्वेंशन में तमाम कंट्रीज एग्रीड है, और भारत भी उसका सिग्नेटरी है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इस किस्म की डर्टी वॉरफेयर जो है वो शायद लोगों ने इमेजिन नहीं की थी। अगर ये लोग इतने बहादुर है एम्नेस्टी इंटरनेशनल वाले, तो जिनेवा कन्वेंशन में सबसे बड़ी वायलेशन तो ये है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अमेरिका ने अफगानिस्तान में गिरा दिया, एक ऐसे इलाके में जो कि किसी भी तरह से वॉर जोन डिक्लेयर नहीं किया, किसी ने दूसरे की जमीन थी। ठीक है, पहली बात तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिनेवा कन्वेंशन को ठीक से पढ़ें, उसकी ठीक इंप्लीमेंटेशन है, किस हालात में जिनेवा कन्वेंशन की इससे ताल्लुक लेते हैं। दूसरी बात, मैं सबसे बड़े मुद्दे पर आना चाहता हूं कि जो आज सेना चीफ ने बोला है, सेना चीफ ने वो बोला है जो कि हर सेना चीफ को, हर सैनिक कमांडर को बोलना चाहिए। इस देश की सेना 3 चीजों पर लड़ती है। सबसे बड़ी चीज हमारे पास है मोराल, दूसरी हमारे पास है पैट्रियोटिज्म, और तीसरी हमारे पास है ट्रेनिंग। और ये तीनों चीजें हमारे सैनिक को इस दुनिया का एक अद्भुत सैनिक बनाती हैं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को स्टैंड आउट करवाती हैं। आज जो रावत साहब ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है, ठीक नपे तुले शब्दों में बोला है, और उसका एक ठीक जवाब दिया इनको कि जो भी यंग ऑफिसर सर्कमस्टांसेस के अंदर जो डिसीजन लेगा अपनी सूझबूझ से, सेना, पूरी सेना, पूरा देश में समझता हूं उसके साथ खड़ा स्टेटमेंट। ठीक बात है, ओके। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं इनको, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की और इनकी बात है, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आपने बताया कि मूसा जो था, मूसा जो था, वो 2014 में 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 20
वो आज कल जो उस प्रोसेशन में था, जो अबू जरार के प्रोसेशन में था। मैं यहाँ पे सब्जार के सब्जार, उसका अलायंस अबू जरार, वो एक ही अलायंस, उसके 2-3 नाम है। देखिए साहब, उसका आना, मैं परसों भी मेन चैनल पे, मैं जी न्यूज पे बोल के गया था कि इस प्रोसेशन को पॉलिटिकल पार्टी, यहां मैं नहीं पूछना चाहता कि ये किसकी, सेना अपनी कार्रवाई करेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी कार्रवाई, वेल ट्रेन्ड है, उनके पास अच्छी लीडरशिप है, उसके साथ अपना मिक्सअप मत कीजिएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को कोई मैसेज देना था तो पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर, ये साउथ कश्मीर है, पीडीपी का गढ़ है, यहां से मुफ्ती साहब का गढ़ है ये। उस गढ़ में अगर इतने लोग आते हैं और मूसा ओपनली आता है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल विल है वो लेकर कल उसको अरेस्ट करना चाहिए था साहब। इनके पास पहले से इंटेलिजेंसीज की प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए थी। He should have been arrested। ठीक है, सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। आलोक शर्मा आ रहा हूं आपका। सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। आपसे कुछ सवाल पूछे गए और आप जिनेवा कन्वेंशन पर भी बोल रहे थे, मैं बोलूंगा। मैं सबसे पहले जिनेवा कन्वेंशन, हिंदुस्तान जो है वो चलता है हिंदुस्तान के संविधान पे। ये जो किताब है ना, ये इस किताब पे चलता है और इस किताब पे मान्यता दी जाती है आईपीसी और सीआरपीसी को। और मैंने अभी आपके सामने आईपीसी पढ़ के सुनाया 96, 97 और 100। और इस कानून के तहत सेना के जवानों ने या मेजर साहब ने जो करा वो बिल्कुल कानूनी है, ये स्पष्ट है। अब इन्होंने मेरी बात का तो जवाब दिया नहीं, मेनन साहब ने, इनके तो सूंघ गई, इनके तो होश उड़ गए। फिर उन्होंने कहा जनीवा कन्वेंशन। जी, जनीवा कन्वेंशन, जनीवा कन्वेंशन क्या था? वो था कि दो देशों में जब कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है और फौजें लड़ती हैं तो एक फौज की दूसरे फौज के प्रति क्या क्या राइट्स होंगे और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, या दूसरे देश के निहत्ती जनता के साथ फौज कैसे बर्ताव करेगी। जो फौज इंटरनल सिक्योरिटी के काम में लगी है वो जनीवा कन्वेंशन से कवर्ड नहीं है। कम से कम यहां बैठ के भ्रांतियां ना फैलाएं, झूठ ना, ये भी गलत है। आपके झूठ से मैंने कहा ये भी गलत है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, आपका जो रूप दिखता है वो एक दानव का रूप दिखता है जो देश के खिलाफ काम करने में लगा हुआ है झूठ बोल के। डोंट बी पर्सनल, वो कह रहे हैं आप पर्सनल कमेंट मत करिए, आप बताइए, आप खत्म कर लेने दीजिए। अच्छा चलिए पर्सनल छोड़ देते हैं, छोड़िए मुद्दे पे। तो मुद्दे पे है कि आज जो व्यक्ति हिंदुस्तान के कानून के उल्लंघन का समर्थन दे और हिंदुस्तान के कानून के तहत अपने राइट्स के एक्सरसाइज में जो फौज करे उसकी भर्त्सना करे, उसको आप देशभक्त कहेंगे? ठीक है सुधांशु जी, ओके ओके, मैं रघु मेनन से रिप्लाई लेता हूं, लेकिन पहले आलोक शर्मा कुछ बोल रहे हैं। आलोक शर्मा, आखिरी चीज, आखिरी अच्छा कंप्लीट कीजिए। आखिरी चीज, ये लोग जो हैं ये देश के खिलाफ दूसरे लोगों के इशारे पे करते हैं। ये बाहर से फंडिंग आती है, जो एजेंसियां हैं उनके जो है उनके इशारे पे ये देश की, तो आप रोकिए ना सर, आपको किसने रोका हुआ है? सरकार आपकी है, खिलाफ सारी कानून आपको, कानून का राज आपको स्थापित करना है देश में, राजनीति आप रोकिए। हमारे पास तो एफसीआरए भी नहीं है। मैं बात खत्म कर लूं सर, कंप्लीट कीजिए। सुनिए ना सर, जल्दी कंप्लीट। सारी राजनीति को एक साथ, सारी राजनीति को इसमें एक साथ हो जाना चाहिए और ऐसे देशद्रोही तत्वों को जनता के सामने बेनकाब करना चाहिए और इन लोगों की चलती हुई दुकानों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ओके। कांग्रेस साथ में है, इसके बीजेपी आह्वान कर रही है सारी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ आना चाहिए। आ रहे हैं साथ आलोक शर्मा? देखिए, मैं समझता हूं सभी साथ हैं और बीजेपी को आह्वान करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी तो सबसे फिसड्डी है इस काम में। बीजेपी से पूछिए ना, अभी 3 दिन पहले बिट्टा साहब कह रहे राजनीति मत करिए, फिर वो बोल देंगे आप सुन लीजिए ना साहब, एक थोड़ा सा सुनिए ना साहब। धारा 370 और 35A के ऊपर बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वहां पर उसका क्या स्टैंड है, बिट्टा साहब को भी थोड़ा सा सुनना होगा इस बारे में। उन्होंने कहा हम तो धारा 370 और 35A को बचाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से कृतज्ञ हैं और पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। ये कहते हैं साहब हमने तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली थी, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दी, तो हम यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, हम तो जलीकट्टू पे काम कर रहे हैं। जलीकट्टू पे तो ऑर्डिनेंस लाएंगे, लेकिन आर्मी के जवानों पर केस चलेगा उसके लिए ऑर्डिनेंस हम नहीं लाएंगे। मर जवान मर किसान का नारा देकर तो आएंगे, लेकिन 700
पत्थरबाजों को ईद से पहले दिन छोड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी जिनको कहती थी टेररिस्ट हैं, नहीं तो आप क्या चाहते हैं पत्थरबाजों के साथ क्या होना चाहिए? साहब ये तो कह रहे हैं कि वो मिसगाइडेड। आलोक शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं? आप बताइए, पत्थरबाजों को नहीं छोड़ना चाहिए था? मैं समझता हूं पत्थरबाज जो ईद से पहले 700 पत्थरबाज छोड़े, जो पूरी वाहवाही लूटने के लिए वहां पर मुफ्ती साहिबा ने किया, क्योंकि उन्होंने अलगाववादियों से वायदा किया था चुनाव से पहले कि हम आएंगे तो इन पत्थरबाजों को छोड़ेंगे। उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। तब तो सर एक तरफ रहिए, सर एक तरफ रहिए। एक मिनट, जब जनरल बिपिन रावत कहते हैं कि पत्थरबाज अगर सेना के ऑपरेशन में दिक्कत पैदा करेगा तो गोली खाएगा, तो कांग्रेस अपोज करती है। किसने कहा? अगर सरकार, किसी ने अपोज नहीं किया सर, बिल्कुल किया। आर्मी चीफ उस समय बिल्कुल किया। अरे सब एक मिनट, आर्मी चीफ को भी थोड़ा शब्दों पे संयम। गोली खाने वाली बात और वो, उससे क्या जम्मू कश्मीर की आर्मी चीफ सैनिक को मरने दे सर, केवल अगर बुलेट सैनिक को मरने दे। पत्थरबाज ऑपरेशन में दिक्कत पैदा कर रहा है, मरने दे। कौन कह रहा है? आप लेकिन कह रहे हैं। क्या जनता को, मैंने नहीं कहा है, क्या केवल वहां जनता को गोली मारकर कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा? 3 साल में क्या समाधान निकल गया? क्या 3 साल में समस्या कम हुई या ज्यादा हुई? शांति से सोचने का विषय है। केवल ये कह देना कि साहब उसने ये बोल दिया, कांग्रेस के उस लीडर ने ऐसा बोल दिया। अरे भाई अब तो 56 इंच की सरकार है वहां पर, 56 इंच का सीना सरकार चला रहा है, मुझे तो चला रही। सर मुझे तो बड़ी अच्छी बात लग रही है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर ने वो बोल दिया, कांग्रेस के लीडर ने वो बोल दिया, क्योंकि हर चौथे दिन कांग्रेस का कोई लीडर बोलता है, आपको बोलना पड़ता है कि हम उनसे अलग रखते हैं। राकेश सिन्हा, आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? आर्मी चीफ की क्या हैसियत होती है मैं बताता हूं। सुन लीजिए, हम टेररिस्ट से बात करेंगे। जनरल टेररिस्ट हैं। जनरल जे सिंह ने मिनिमम प्रोग्राम इनका कह रहा है। सुन तो लीजिए, ठीक है, मैं उसमें सुधांशु मित्तल से जवाब ले लूंगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सुधांशु मित्तल जवाब देंगे। राकेश सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लिया आपने, दोनों बात कह दी, चला जा रहा है, न इधर की न उधर की आप है, दोनों बात कह देते हैं। मैं एक बात सुन लीजिए, नहीं है हमें आपसे पार्ट नहीं। जनरल जे सिंह जी ने तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को जो पत्र लिखा पढ़ लीजिए। जब उनसे पूछा गया कि आर्मी में कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, संख्या बताइए, जनरल जे सिंह ने कहा हमारी आर्मी की एक ही धर्म है, वह है देशभक्ति, हम ये संख्या नहीं बताएंगे। केंद्र सरकार नाक रगड़ती रह गई, जनरल जे सिंह ने जवाब नहीं दिया। ये आर्मी चीफ की हैसियत होती है। केंद्र सरकार के सच्चर कमेटी के सामने सारे रेगुलेशंस को, सारे पत्रों को कूड़ेदान में फेंक दिया आर्मी चीफ ने, और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये आर्मी चीफ की हैसियत है, आप सुन लीजिए। और जनरल रावत ने जो कहा वह आर्मी के मनोबल को ही नहीं बढ़ा रही है। मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रतिनिधि से सवाल पूछना चाहता हूं, पत्थरबाजों को आप क्या मानते हैं? आप ये मानते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है? आप स्टेटमेंट दीजिए। आप मानते हैं या यह मानते हैं जो अल जजीरा टेलीविजन मानता है कि कश्मीर भारत अधिकृत है? आप बताइए, आज देश की जनता को बताइए कि आपकी संस्था क्या मानती है कश्मीर को, फिर हम आपसे बहस करने के लिए तैयार होंगे। आपसे मैंने पूछा। देखिए, ये एक राजनीतिक मामला है और इसका राजनीतिक हल होना चाहिए। नहीं, मैंने सीधा सवाल पूछा। अरे आप क्या राजनीतिक राष्ट्रीय चैनल बैठकर आप बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग को, मैंने एक सवाल पूछा कि अरे क्यों नहीं बात करेंगे? आपको जवाब दे, अरे आप जवाब दीजिए, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं? आप जवाब दीजिए। आप देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं, कन्वेंशन कोड करना चाहते हैं, आप भारत के नागरिक होकर क्या धोखा दे रहे थे? आराम से उनकी बात होने की वजह से जवाब दीजिए। मेरे को ये अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है कि मैं यहाँ पे आया हूं और मैं मानवाधिकार के मुद्दों के बारे में बात करता हूं। ठीक है, आप जिन मामलों की बात कर रहे हैं उसमें राजनीतिक मामले भी हैं। राजनीतिक मामलों का जो हल है वो राजनीतिक किस्म से होता है। हम चाहे किसी भी जगह पे काम करें, आपने बलूचिस्तान की बात की, आपने अफगानिस्तान की बात की, आपने अमेरिका की बात की, हम ग्वांतानामो बे के बारे में बात करते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। मानवाधिकार हर परिस्थिति में होता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो। हमारा कोई पॉलिटिकल व्यू ही नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल व्यू ही नहीं है इन चीजों पे, क्योंकि हम मानवाधिकार की बात करते हैं। आप एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया हूं और ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है, हमें जो ठीक है, ठीक है, रघु एक पोजीशन तो क्लियर करनी पड़ती है। मैं मानता हूं कश्मीर भारत का हिस्सा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या पोजीशन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की पॉलिटिकल कोई पोजीशन ही नहीं है, बिकॉज हम हर सिचुएशंस में काम करते हैं। जो सिचुएशन है, जब भारत ने बोला, जब भारत सरकार ने
इतने सालों से बोल रहे हैं कि जो भी जो कश्मीर पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो एक मेरी बात तो खत्म करनी चाहिए। बायलैटरल मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। एक मिनट, ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। मैं एक सवाल पूछ सकता रघु आपसे? रघु, अभी आपने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूं जी। भारत के नागरिक होने के नाते मुझे यह अधिकार दिया गया है कि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जी। तो भारत के नागरिक होने के प्रति आपके कुछ दायित्व है कि नहीं है? कुछ राइट्स के साथ साथ जो ड्यूटीज आती है कि नहीं दिया गया है वही हमारे दायित्व में है। कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत के सरकार की एक अधिकृत लाइन है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, और वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, भारत की चुनी हुई सरकार की लाइन है, राज्य की नहीं, चुनी हुई सरकार केंद्र की लाइन का ये हिस्सा है, फेडरल स्ट्रक्चर की ये लाइन है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो फिर आप उससे अलग लाइन क्यों लेते हैं? कहां बोल रहे हैं किसी से अलग है? हमने पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की। हम हर सिचुएशन में मानवाधिकार की बात करते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन ये बात बदलने का एक लाइन आप बोल दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ गौरव क्या बोल रहे हैं? आलोक शर्मा, मैं पूछ रहा हूं रघु साहब को, क्या आपको जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है? हमें क्यों दिक्कत होगी? हमारे मानने से क्या होता है? मैं तो एक नहीं होगा, मेरे नहीं कह रहे आपके मानने से। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एज एन इंडियन नेशनल बोलने में भी दिक्कत है, एज एन इंडियन नेशनल मेरी कोई अलग राय है ही नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिकल मैप है तो इसमें हमारी राय का क्या? अच्छा ठीक है, चलिए ये बोल नहीं सर, एक मिनट चलिए रघु, अब पत्थरबाजों पर मिलाएंगे। पत्थरबाजों के ऊपर आपकी क्या राय है? पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जब सेना आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है तो उनके बीच में जो दिक्कत पैदा करते हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी, हमारा यह मानना है कि किसी भी सिचुएशन में जो अगर कोई वायलेंस का इस्तेमाल करता है तो जो वहां के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, चाहे पुलिस हो चाहे आर्मी हो, उनका एक दायित्व है कि वो कम से कम बल प्रयोग करते हुए और कानून के दायरे के अंतर्गत उसका सिचुएशन में हल करें। और ये अगर लोग वायलेंस यूज करते हैं तो वो वायलेंस तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी क्या बोलते हैं अधिकार है वायलेंस यूज करने का। और अगर आप पत्थरबाजों की बात करते हैं, अगर आप पत्थरबाजों की बात करते हैं, आपको ये कंपेयर करना चाहिए कि भारत के बाकी इलाकों में भी ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जहां पत्थर फेंके गए हैं। भारत के और इलाकों में आजादी के नारे नहीं लगते, लेकिन नहीं हम वायलेंस की बात कर रहे हैं। और वहां पे भारत के इलाकों में आर्मी वहां पे पुलिस ने कैसे सिचुएशन हैंडल की। और ये डिफरेंस देखिए, हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई वायलेशन होता है तो उसकी एक न्यायिक जांच। सर एक मिनट, मैं एक सवाल रघु से ले लूं। ये वही बात कह रहे हैं, चलिए बोलिए, आप बोलिए। ये कह रहे हैं भाई वायलेंस नहीं, भाई मेजर गोगोई ने कोई वायलेंस इस्तेमाल नहीं की। मेजर गोगोई ने इंडिविजुअल पे किसी किस्म का कोई अत्याचार नहीं क्या करेंगे? उन्होंने तो एक उस मौके पर कम से कम जो लोग वहां ड्यूटी पे थे उनकी जान बचाने के लिए अगर वो मारे जाते और वहां पे फायर होता और वहां पे किसी के साथ जबरदस्ती कुछ किया जाता, किसी को जला दिया जाता, मेजर गोगोई ने वही किया जो आप कह रहे हैं। उस सिचुएशन में उन्होंने किसी किस्म की वायलेंस नहीं की। उस एक आदमी को सिर्फ जीत पे बिठाया, उसको कोई बॉडी हार्म नहीं है, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सिर्फ परेशानी आपको है। मैं अब दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूं। इनकी जो परेशानी है वो परेशानी सिंपल है। जो लोग ये भी मानने पर कहते हैं कि ये बायलेटरल है, इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर पीओके, और वो 1947 18 अगस्त का जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ें। उसके बाद उस पर कोई बायलेटरल कोई ट्राइलेटरल वो नहीं है, यूनिलेटरल है। हमारा यूनिलेटरल ये है कि भाई ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि हमें मिला, हमारी आजादी का अंग है। जम्मू एंड कश्मीर में उनकी भी बात नहीं मानता जो कहते हैं कि वो पहले महाराजा ने खरीद लिया था। जम्मू एंड कश्मीर सदियों से भारत का हिस्सा है और वो भारत का हिस्सा है। दूसरी बात मैं कहना जल्दी कंप्लीट कीजिए, जो यूनिलेटरल एजेंडा इन लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए वो 1947 से पाकिस्तान का यूनिलेटरल हिस्सा है कि कश्मीरियों को डराया जाए, कश्मीरी जनता के अंदर उग्रवादी, आतंकवादी और बहशी लोग भेजकर कश्मीर जनता शरीफ है उसको डराया जाए। इस पूरे मुद्दे में
कोई 10-12% लोग हैं जो उनके साथ है, 90% लोग को तो ये 10% लोग बोलने ही नहीं देते। जो 2014 का इलेक्शन है उसमें जैसे लोग बढ़ चढ़ कर आए। दूसरा सवाल लेके जाता हूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल को उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं सुधांशु मित्तल के पास दूसरा सवाल लेके जाता हूं। सुधांशु मित्तल, एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या पोजीशन है? उससे ज्यादा गंभीर एक सवाल है, और सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या पोजीशन है, यह ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि कश्मीर में क्या स्थिति है, और आज जो स्थिति है उसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है। आर्मी चीफ को अपने लोगों को बैक करना चाहिए। आर्मी चीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर हम इन टोटलिटी देखें तो कश्मीर में स्थिति वर्स्ट है। सर, आपकी सरकार है वहां पर, केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्थिति क्यों नहीं संभल रही है? गौरव जी, बस एक आखिरी में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल को बतला दूं, क्योंकि ये किसी भी देश के जो संविधान है उसको मानते तो होंगे मेरे को लगता है, और कम से कम जम्मू कश्मीर के संविधान को तो जरूर मानते होंगे। उसके संविधान का प्रियम्बल एक बार पढ़ के सुना देता हूं इनको, फिर इनको शायद होश आ जाए कि ये बोलते क्या है। वो कहते हैं having solemnly resolved in pursuance of the accession of the state। एक सेकंड सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए, मैं तो चाह रहा हूं मुद्दे पे आइए, आप बता दीजिए उनका सार क्या है। Which took place on the 28th day of 47, the existing relationship of state with Union of India as an integral part thereof and to secure to ourselves। Okay, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जम्मू कश्मीर का कि they are an integral part of India। ये कौन डिबेट कर रहा है? उसके बाद आप कहते हैं ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये डिबेट कौन कर रहा है? जब हम राजनीतिक दल थोड़े ही हैं। आपने कहा सर कश्मीर की स्थिति पे आइए। कश्मीर की स्थिति पे एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कर रहा है वो हमने बता दिया बहुत देर से। मुद्दे पे आते हैं। गौरव जी, छोड़ दिए ना, इनका ये इररिलेवेंट लोग हैं, इनके बारे में बात नहीं करनी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप उस पे क्यों आ रहे हैं? आप इस पे आइए ना। बड़ी स्पष्ट है। हाँ चलिए, मैं एग्जैक्टली गौरव जी, बड़ी स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूं कि हर सरकार पहले वार्ता की कोशिश करती है, समझदारी से कैसे लोगों को समझाया जा सके, एक लॉन्ग रोप देती है, कोशिश करती है कि संवाद और संवेदनशीलता से शायद किसी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर कुछ और करना पड़ता है। और आज हम जहां खड़े हुए हैं, मैं जिम्मेदारी से आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि एक डॉक्ट्रिन है सो फार एंड नो मोर। बहुत हुआ, बहुत कोशिश करी, हम पे कोई लांछन नहीं लगा सकता कि हमने कोशिश नहीं करी। हमने हर तरह से समझाने की कोशिश करी, रेस्ट्रेंट होके हमने सहनशीलता दिखाई, हमने अपने को रोका कि शायद हमें वो सख्त कदम ना उठाने पड़े जो कि अगर मजबूरी हो तो उठाने पड़ेंगे। और मैं आज जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अब वो सीमा का उल्लंघन इन लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब सीमा के उल्लंघन के बाद सरकार क्या करने वाली है अगले 10-15 दिन में आपने देखेंगे। आज तो पहली चीज चालू हुई है, एनआईए ने इनके 3 जनों को बुला के टेररिस्ट फंडिंग के लिए इनकी पूछताछ चालू कर दी है। अब आगे क्या क्या कौन सी एजेंसी। ठीक है, आलोक शर्मा फिर इसकी चर्चा करेंगे तो अच्छा। ओके, आलोक शर्मा, देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग सबसे बड़े रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई सकारात्मक बात की है। एक तो बार बार ये लोग कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में, उनका कहना था कि 2 निशान और 2 विधान नहीं होने चाहिए। आज इनकी सरकार 2 निशान और 2 विधान के साथ वहां बैठी है। दूसरा, एक घिनौना राजनीतिक अवसरवाद जो पीडीपी के साथ रहा, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सभा में मंच पे नहीं चढ़ने दिया। और ये भाजपा जो है आज पीडीपी के चरणों में लोटपोट है और उन्हीं के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाकर आगे चल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बीजेपी के हमारे बड़े भाई ने अपने आप को असफल मान लिया है कि हम असफल हो गए। सर ये अपॉर्चुनिटीज़म आपको तब नहीं दिखता जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और उन्हीं से गठबंधन करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं अगर कोई गलत बात हो तो उसको गलत बात का कहना चाहिए, और अगर गठबंधन में भी कोई गलत चीज रही हो तो हमने सरकार भी छोड़ी है, आपको याद होगा।
होगा। सर, गठबंधन धर्म की मजबूरियां मनमोहन सिंह की गिनाते थे इस देश में। हमारे मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया था। मनमोहन सिंह इनके यहाँ पर एक कांस्टेबल ने भी रिजाइन किया हो तो मुझे बता दीजिए। हजारों अमरनाथ यात्रा में गौरव जी हमारे मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया था कि हिंदुओं के साथ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन आज पूछना चाहता हूं अमरनाथ यात्रा का जो वहां साहब, अब देखिए, आप कह रहे थे पॉलिटिक्स मत करो। एनआईए की बात की कि साहब एनआईए वहां पर जांच कर रही है। एनआईए समय कम है। एनआईए ने एक स्टिंग ऑपरेशन देखा एक टीवी चैनल का कि सरकार तो सो रही है, सरकार को जम्मू कश्मीर विशंबर दयाल साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। देखिए कुछ 1500 परिवार वहां श्रीनगर पहुंच गए थे, वो भी वापस आ गए हैं जम्मू में। और राष्ट्रवाद आप लोग फिर मुद्दे से भटका रहे हो इस देश को। देखिए, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम बखूबी से करेंगी अगले 3-4 महीने में। मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार है ना। लोगों के अंदर अगर जो आज आईएसआई की स्कीम है वो तो यही है कि 1-2 टेररिस्ट मारो और 50 लोगों को उसके काफिले में लाओ और जनता के अंदर अराजकता फैला दो। साहब, पॉलिटिकल पार्टीज अगर बात नहीं करना चाहती मत कीजिएगा आप, लेकिन बैक चैनल से अपने एक्टिविस्ट को, जो आपकी सरकार है, जो जम्मू कश्मीर में आपके नेता बैठे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उनको साहब आप झोंकिए, वो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनरेट करें, कांग्रेस भी जनरेट करें। हम पॉलिटिकल वर्कर्स देखना चाहते हैं अगेंस्ट स्टोन पेल्टर्स, अगेंस्ट पीपल दोज हु आर कमिंग इन काफिलास। पॉलिटिकल वर्कर झंडे लेकर क्यों नहीं गए वहां उनका मुर्दाबाद लगाने के लिए? आपको सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी कवर देंगी 4-5 महीने में, मैं अश्योर करता हूं। ठीक है, ओके बिट्टा साहब, जल्दी से आएगी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, लेकिन आप पॉलिटिकली फिर फेल आएंगे। बिट्टा साहब, आप तो कह रहे थे पॉलिटिक्स मत करवाइए, मैंने तो कहा दोनों साथ आइए। यहां पर पॉलिटिक्स अपने आप हो गई, तो पॉलिटिक्स की वजह से भी बेड़ा गर्क हो रहा है सर। कम से कम आपकी बात तो समझे ये लोग। देखो अभी दयाल साहब का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, फौज में रहे हैं, जर्नल रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जल्दी सर, उन्होंने 3-4 महीने कहे कि 3-4 महीने में पता चलेगा, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और सुधाचू जी ने कहा 15 दिन, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो है। जो फौज के जर्नल ने कहा उसके बहुत महीने बड़े मतलब हैं और उनके साथ हमें सहमत होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, बार बार आप ये क्यों पूछते हैं, ये रघु जी को क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है? हमें नहीं ये चीज पूछनी चाहिए। हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर, नहीं, हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। हम ये नहीं पूछते कि ये ह्यूमन राइट वाले मैंने पहली बार देखे। हाँ। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हैं? ये गवर्नमेंट के हैं क्या? ह्यूमन राइट तो जगह जगह में लोगों ने बना रखी है, कहीं भी आके खड़े हो जाते हैं। अगर ये किसी शहीद परिवार के घर में गए हैं तो मैं इनके आगे सिर झुकाऊंगा। अगर ये आतंकवादियों के लिए, पत्थरबाजों के लिए खड़े होते हैं, हमारे जवानों के खिलाफ खड़े होते हैं, मेजर गोगोई के खिलाफ खड़े होते हैं, तो ये कौन सा ह्यूमन राइट है? मुझे ये बताया जाए। ठीक है, ओके सर, ओके सुप्रीम कोर्ट ने कान डाउन कर दिया, अब क्या करेगी सरकार? आपको जल्दी मिलेगा। पूछने का वक्त नहीं। राकेश जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि भारत की सेना सक्षम है और सक्षमता के साथ सेना सक्षम है। राकेश जी, सुन लीजिए, आप सुनिए, आलोक जी, आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो एजेंडा है कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबोटाज हो जाए, वो काम मत कीजिए। वहाँ पीडीपी, कांग्रेस, एनसी और बीजेपी का झगड़ा नहीं है, वहाँ झगड़ा आतंकवादी, अलगाववादियों से है। आप घुमा फिरा कर वही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एजेंडे में पहुंच जाते हैं। सोनिया जी को समझाइए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस रखने दीजिए। बिट्टा साहब आपकी पार्टी से जुड़े रहे, बिट्टा साहब का तो सम्मान कर लीजिए। अरे आतंकवाद से पीड़ित बिट्टा साहब आपके सामने है, आप नहीं है, आप नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये राजनीति करने आती है कांग्रेस। कश्मीर का एक इंच भूमि के लिए हम बलिदान देंगे, मुखर्जी की तरह बलिदान देते रहेंगे। हमें चिंता नहीं है। आतंकवादियों ने सऊदी अरबिया के धन पर चलने वाली संस्था के ऊपर हमारी चिंता नहीं है। हो जा रहे हैं हम दूसरे मुद्दे पे क्यों जा रहे हैं? आलोक जी, आप पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? मैं फाइनल कमेंट दे रहा था कि जनरल बिपिन रावत के इस बयान से कितना मनोबल मिलता है? क्या बात कर जनरल बिपिन रावत के इस बयान से कितना मनोबल मिलता है? राकेश, जनरल बिपिन रावत के इस बयान से कितना मनोबल मिलता है?
सही। जनरल बिपिन रावत के इस बयान से कितना मनोबल मिलता है? सेना का मनोबल बढ़ा है। बिपिन रावत अभिनंदन के पात्र है, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा किया कि हमारी सेना के जीवन की कीमत है। ओके रघु, मेरे पास समय नहीं है, मैं लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूं, लेकिन एक स्टैंड क्लियर कीजिए। आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वहां पर एक उस शख्स के जिसको जीप से बांधा गया उसके ह्यूमन राइट्स दिखते हैं आपको? उस सैनिक के ह्यूमन राइट दिखते हैं जिसके ऊपर पेट्रोल बम से हमला हो रहा है? उस सैनिक के ह्यूमन राइट्स दिखते हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर वहां देश की रक्षा कर रहा था कि हम और आप यहां चैन से इस डिबेट को कर सकें या सो सकें अपने घरों में? दिखते हैं आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा, पेट्रोल बम से हमला हुआ, पहले भी क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो काम करते हैं सैनिक, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो आर्मी के हों, ये कोई आसान काम नहीं है, और ये समझ के ही ये लीडर्स भी ये काम चुनते हैं। हमारा ये कहना है, आपको उनके मानवाधिकार है, और उनके पास पेट्रोल बम से हमला होता है तो उनको क्या करना चाहिए सर? क्योंकि उनके पास उनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, जिन पे उन्हें बताया गया है कि अगर उन पे हमला हो तो वो किस तरह उसको रोकेंगे और किस तरह उसको काउंटर करेंगे। मेजर गोगोई को सुना आपने? उन्होंने कहा कि आपने फारूक दर को सुना? फारूक दर और यही हम कह रहे हैं, हमारा मानना यही है। हमारा अगर हमें ये बताने देंगे, हमारा यही मानना है कि अगर कोई एलिगेशंस हैं तो उसका एक न्यायिक जांच हो जो सिविलियन कोर्ट में होता है, जैसे होना चाहिए, जैसे और वो हो रही है। यही खूबसूरती इस डेमोक्रेसी की, और चल रही है। और जब तक वो नहीं आएगी, अभी से पोजीशन क्यों क्लियर कर दी कि आर्मी ने सही नहीं किया? इंक्वायरी भी गलत है। हमने वो पोजीशन इंक्वायरी गलत है। मैं अगर वहां पे होता हूं, इंक्वायरी नहीं होती। अगर मैं उसका सीईओ होता, उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर नहीं होने देता। मैं आपको बताऊं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कर रहे हैं। उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, उसको लेके और जीप पे बिठा दिया। कमाल है, 2 रस्सी बांध दी, वो तोड़ के भाग सकता था। वो तो कोई साहब ये कह रहे हैं कि वो पत्थरबाज है। नहीं, और फारूक दर ये कह रहे हैं कि वो वोट डालने गए थे। नहीं, वो वोट डालने गए थे। फारूक दर कह रहे हैं कि वो किसी के जनाजे में शामिल होने जा रहे थे, वापस जा रहे थे, वो वोट डाल के वापस जा रहे थे और उनको 5 घंटे बांधा गया। ये जनाजा दिखता है, और अगर ये 200 आदमी मर जाते तो इनका जनाजा नहीं था। क्या बात करते हो? ये तो बातें, वो जनाजे में जा रहे थे, वो बारात में जा रहे थे, ये सब बात की बातें। वो एक ऐसा पता लगेगा 20 आदमी लेके गया। ठीक है, ओके, समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मानवाधिकार पे बहस तब हो जब वो देश की रक्षा और देश की संप्रभुता के सामने क्वेश्चन चिन्ह न लगाए। जहां बात देश की आती है, जहां बात सेना की आती है, और जब इस तरीके से जब किसी का खून न बहे, एक प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जाए, तो शायद मानवाधिकार वालों को भी अपने सोचने के तरीके में कुछ इनोवेटिव तरीके अपनाने चाहिए, जैसे मेजर गोगोई ने अपनाए। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।